नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे अनोखा वरदान। किस प्रकार से एक बुद्धिमान युवक ने एक ही वरदान मांगकर सब कुछ पा लिया। उसकी चतुराई के बारे में पढ़ेंगे। ये कहानी है विजय सिंह नाम के एक राजा की, जो अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था और भेष बदल कर कभी कभी वो लोगों के बीच में जाता था और उनका हाल समाचार लेता था। यदि किसी को कोई दुख है तो उसे वो दूर करता था। मेरे राज्य में सब सुखी रहें, किसी को कोई दुख नहीं हो, इसीलिए मैं भेष बदल कर घूमता हूँ और महीने में एक बार अपनी प्रजा का हाल चाल जरूर लेता हूँ। और अब मैं फिर आज रात सोच रहा हूँ, भेष बदल कर घूमूंगा और जनता का हाल समाचार पता लगाऊंगा। एक बार वह भेष बदलकर लोगों का हाल समाचार जानने के लिए जा रहा था। राजा जब वहाँ से निकला तो घने जंगलों से होते हुए एक बीहर से तंग रास्ते में पहुँच गया और फिर वहाँ से वो आगे जा रहा था। वो ये देखना चाहता था कि मेरे राज्य में सब लोग, चाहे वो शहर में हो, गांव में हो या फिर जंगल में ही क्यों न हो, सब के सब सुखी हैं कि नहीं, सब के सब प्रसन्न हैं कि नहीं, इसके लिए वो जा रहा था। जाते जाते जंगल में जो साधु की कुटिया में साधु लोग तप तपस्या कर रहे थे, उन्हें भी राजा ने देखा और फिर आगे बढ़ गया। एक साधु ने उसे कुछ देर आराम करने के लिए भी कहा, क्योंकि हमारे यहाँ अतिथि देवो भव का संस्कार है। राजा ने थोड़ा सा विश्राम भी कर लिया, फिर वो आगे बढ़ा। और बीहर जंगल से होते हुए, गुफा इत्यादि के रास्तों से होते हुए राजा आगे बढ़ता चला जा रहा था, आगे बढ़ता चला जा रहा था। तभी बहुत ज़ोरों की बारिश होने लगी और वह भीग गया। परंतु उसे इसकी चिंता न थी कि मैं भीग रहा हूँ कि क्या। उसे अंधेरे की भी परवाह नहीं थी। वह धीमे धीमे सावधानी से चल रहा था। उसके घोड़े का पीछा करते हुए कुछ डाकू भी चुपके चुपके चले जा रहे थे। वो डाकू राजा के शानदार घोड़े पर हाथ साफ करना चाहते थे। अचानक डाकुओं ने राजा को घेर लिया। एक बार तो राजा सकते में आ गया, मगर वह घबराया नहीं। वह बच निकलने की तरकीब सोच ही रहा था कि उसके घोड़े का खुर सड़क के गड्ढे में फंस गया। डाकू अभी राजा पर लपकने ही वाले थे कि एक ओर से 6 नौजवान वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक आदमी मुसीबत में है, तो उन्होंने डाकुओं पर हमला किया। पीछे से अचानक हमला हुआ तो डाकुओं का ध्यान बट गया और इस प्रकार राजा बच निकला। राजा जहाँ भी जाता था भेष बदल कर जाता था। उसके पीछे कुछ दूरी पर उसके चुने हुए अंगरक्षक भी रहते थे। थोड़ी देर के बाद
राजा के अंगरक्षकों का दल वहां आ पहुंचा। उन्होंने सभी डाकुओं को बंदी बना लिया। राजा उन युवकों से बहुत प्रसन्न था, क्योंकि बिना जाने कि वह राजा है उन्होंने डाकुओं से उसकी रक्षा की थी। तुम लोगों ने अपनी जान पर खेलकर हमारी जान बचाई है। तुम शायद जानते नहीं, हम यहाँ के महाराज हैं और यहाँ जो मेरी प्रजा है उसका हाल समाचार जानने के लिए भेष बदलकर हम घूमते हैं। तुम्हारी बहादुरी से हम बहुत प्रसन्न हैं और तुम्हें कुछ इनाम भी देना चाहते हैं, इसलिए तुम सब हमारे साथ महल तक चलो। राजा ने उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दिया और कहा कि वे उसके साथ महल तक चले। भोर होने पर रात की घटना का समाचार सब जगह फैल गया। सारी प्रजा खुश थी कि डाकू उनके राजा का बाल बांका ना कर सके। राज्य परिवार के लोगों, मंत्रियों, दरबारियों और सारी जनता ने नवयुवकों के साहस की प्रशंसा की। अगले दिन दरबार में इन नौजवानों को राजा के सामने लाया गया। तुम लोगों ने अपनी जान पर खेल कर भी मेरी जान बचाई। स्वागत है मेरे बहादुर नौजवानों मेरे राज्य में तुम्हारा। और बारी बारी से तुम वरदान मांगो। अगर मेरे बस के बाहर ना हुआ तो मैं इसी समय तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरी कर दूंगा। राजा ने अपने सिंहासन से उतरकर उन्हें गले से लगा लिया और मनचाहा पुरस्कार मांगने को कहा। राजा ने कहा, आप बारी बारी से जो चाहे मांगो। अगर मेरे बस के बाहर ना हुआ तो मैं इसी समय आपकी कोई भी इच्छा पूरी कर दूंगा, और यदि मेरे बस के बाहर की बात हुई तो विचार करूंगा कि उसके बदले और क्या हो सकता है। तो उन छहों में से जो सबसे बड़ा था, राजा ने पहले उसी से पूछा। एक पल के लिए उसने सोचा और फिर कहा, महाराज, बहुत दिनों से मेरी लालसा थी कि मेरे पास आराम करने के लिए घर हो। मुझे बस एक अच्छा सा मकान चाहिए। राजा ने उसी समय उस नौजवान के लिए एक आलीशान भवन बनाने की आज्ञा दे दी। महाराज, मैं इन सब में सबसे बड़ा हूँ और आपने सबसे पहले मुझे जब मौका दिया है तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि बहुत दिनों से मेरी लालसा थी कि मेरे पास आराम से रहने के लिए घर हो। मुझे बस एक अच्छा सा मकान चाहिए महाराज, मैं और कुछ नहीं चाहता। आप अपने सैनिकों को आज्ञा दीजिए कि वो मेरे लिए आलीशान भवन बना दें। अब दूसरे नौजवान की बारी थी। वह अपने पद में तरक्की चाहता था। महाराज, मैं तो अपने पद में तरक्की चाहता हूँ। मैं एक छोटे मोटे पद पर आप ही के दरबार में काम करता हूँ। बस मुझे अपने पद में तरक्की दे दीजिए और मुझे राज्य दरबारी नियुक्त कर दीजिए महाराज। मेरी बस इतनी ही छोटी सी इच्छा है, बस इसे आप पूरी कर दीजिए। राजा ने उसे राज्य दरबारी नियुक्त कर लिया और इस तरह से उसकी इच्छा पूरी की। तीसरे नवयुवक ने कहा, सरकार, मेरे गांव में लोग हर सप्ताह नगर में सब्जी तरकारी बेचने आते हैं। महाराज, मेरे गांव के लोग हर सप्ताह नगर में सब्जी तरकारी बेचने आते हैं, लेकिन अच्छी सड़क नहीं होने के वजह से उन्हें बड़ा कष्ट होता है।
खासकर बरसात के दिनों में। इसलिए मेरी विनती है कि अच्छी सड़क बनवा दीजिए ताकि उनका कष्ट दूर हो जाए। सड़क के बीच में कुछ पुल भी बनाने पड़ेंगे, इसलिए पुल का भी निर्माण करवा दीजिए महाराज। मैं बस इतना ही चाहता हूँ। गांव और शहर के बीच कोई अच्छी सड़क नहीं है, इसलिए उन्हें बड़ा कष्ट होता है, खासकर बरसात में। मेरी विनती है कि एक अच्छी सड़क बनवा दी जाए ताकि उनका कष्ट दूर हो। राजा ने उसी समय सड़क और पुलों का निर्माण कराने वाले मंत्री को हुक्म दिया कि फौरन सड़क बनाने का काम शुरू किया जाए। जब चौथे नौजवान से उसकी इच्छा पूछी गई तो वह शर्माते हुए बोला, महाराज, आप मेरे पिता समान हैं। मैं एक सुंदर पत्नी चाहता हूँ। राजा के विदूषक की एक सुंदर कन्या थी। राजा ने विदूषक से पूछा। उसने खुशी खुशी अपनी सहमति जता दी, अर्थात विवाह के लिए मान गया और उस नौजवान को अपना दामाद बनाना स्वीकार कर लिया। राज, मैं तो कुछ नहीं चाहता। आप मेरे पिता के समान हैं। मैं बस एक सुंदर पत्नी चाहता हूँ महाराज। आपके विदूषक की सुंदर कन्या मुझे पसंद है। आप उनसे पूछ लीजिए, यदि उन्हें कोई कष्ट ना हो, ऐतराज़ ना हो तो मुझे उनका दामाद बना दीजिए महाराज। मैं बस इतना चाहता हूँ। पांचवें नौजवान की जब बारी आई, उसने धन मांगा। उसी समय बोरों में सोना भर भर कर उसे दे दिया गया और वह भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गया। महाराज, छोटी मुँह बड़ी बात। आपके पास धन की कोई कमी नहीं है और मेरे पास धन की कमी ही कमी है। मैं तो अठाड़ा निर्धन। यदि आप मेरी बहादुरी से प्रसन्न हैं तो इतने सुंदर राजा महाराजा वाले कपड़े तो दिए ही, बहुत सारा धन भी दे दीजिए महाराज। मुझे बोरों में भरकर सोना दे दीजिए ताकि मैं ज़िंदगी भर खुशी रहूं और आपका नाम लेता रहूँगा। इसके बाद अब छठे की बारी थी। उसने कहा, महाराज, मेरी बस यही इच्छा है कि जब तक मैं और आप जीवित रहें, वर्ष में एक दिन आप मेरे यहाँ अतिथि बनकर आएँ। महाराज, मेरी कोई इच्छा नहीं है। एक छोटी सी इच्छा यदि आप पूरी कर सके तो वो ये है कि जब तक मैं और आप जीवित रहें, वर्ष में केवल एक दिन आप मेरे यहाँ अतिथि बनकर आएँ। यदि संभव हो तो बस इस इच्छा की पूर्ति कर दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर ये हो जाए तो मैं इसी में संतुष्ट हो जाऊंगा महाराज। इस अनोखी इच्छा को सुनकर सब हैरान हो गए। बहुत से लोगों ने तो नौजवान को मूर्ख समझ लिया। स्वयं राजा को भी यह बात अजीब सी लगी कि नौजवान अपने लिए कुछ मांगने की बजाय उसी को अतिथि बनाना चाहता है। लेकिन उसने तो शुरू में ही कह दिया था कि जब तक उसके वश में होगा वह उनकी इच्छा पूरी करेगा। बस फिर क्या था, वर्ष में एक दिन और एक रात उसने उस नवयुवक का अतिथि बनना स्वीकार कर लिया। अब राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी हो गई कि राजा जब नौजवान के घर जाएं तो उनके दौरे का ठीक ठाक प्रबंध हो। न राजा को किसी प्रकार का कष्ट हो और न उसके सेवकों को और न घोड़ों को। बढ़िया सड़क बनाना जरूरी था ताकि राजा का रथ आसानी से जा सके। फिर यह प्रश्न उठा कि राजा एक छोटे से मकान में दिन और रात कैसे काटेंगे, कहाँ उठेंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ खाएंगे पिएंगे, कहाँ सोएंगे। अतः राशि ठाट बाट के लायक एक महल खड़ा करवाया गया। लेकिन नौजवान अपनी मामूली सी आमदनी में इतने बड़े महल की देखरेख का खर्च कैसे चलाएगा, कैसे राजा और उसके संगी साथियों की देखभाल करेगा। इसके लिए उसे बहुत सारा धन दिया गया, सरकारी खर्च पर नौकर चाकर भी। पुरानी चली आ रही प्रथा के अनुसार राजा किसी दरबारी का ही
अतिथि बन सकता था, इसलिए उस नवयुवक को राज दरबारी की पदवी भी देनी पड़ी, पोस्ट जिसको आप बोलते हैं, पदवी। अब तो उसका उतना ही सम्मान होने लगा जितना किसी राजकुमार का होता था। अभी एक और बात बाकी थी, जिस घर में राजा अतिथि बनकर ठहरेगा उसकी गृहिणी को राजा के मिजाज और पसंद का पता होना चाहिए। इस बात की जानकारी राजकुमारी से अधिक और किसे हो सकती थी। शीघ्र ही नवयुवक से राजकुमारी के विवाह की तैयारियां की जाने लगी। इस तरह से केवल एक वरदान मांगकर उस चतुर नौजवान ने वह सब कुछ एक साथ पा लिया जो बाकी के पांचों ने अलग अलग मांगा था। तो ये मनोज दास जी की रचना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आप इससे बुद्धिमानी की सीख लेंगे। और वीडियो चित्रांकन के रूप में मैंने इसे आपके सामने प्रस्तुत किया। मेरे प्रयास को आप सराहेंगे और इसका जो प्रश्नोत्तर है वो लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर जल्दी मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें।